नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। मलेशिया के सैंडागन शहर के फ्लोटिंग विलेज में भीषण आग लगने से कम 200 घर जलकर राख हो गए। लकड़ी के बने और एक दूसरे के करीब स्थित घरों के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। दमकल टीमों को पानी पर बने संकीर्ण ढांचों की वजह से राहत कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय दमकल विभाग की टीमें और राहतकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन पानी के ऊपर बने संकीर्ण ढांचों के कारण बचाव कार्य में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस भीषण तबाही में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए, जिन्हें प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा पहुंचे। इस दौरान पीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों दलों को महिला विरोधी बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों को 4 मई से पहले आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2029 में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित होने से रोकने के लिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ साजिश रची, उन्हें कांग्रेस द्वारा दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों आदिवासी विरोधी हैं और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। अजमेर में आज रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां यात्रियों से भरी एक बस पुष्कर घाटी में अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बस में कुल 31 यात्री सवार थे, जो कि पुष्कर से पिसांगन में मायरा भरने के लिए वहां पर पुष्कर की ओर जा रहे थे। हादसा पुष्कर से करीब 3 किलोमीटर पहले सांझी की छत के आगे घाटी क्षेत्र में हुआ, जहां अचानक बस चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और बस खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर पुष्कर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अजमेर के अस्पताल रेफर किया गया। प्रारंभिक जानकारी में बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। हालांकि तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही जैसे पहलुओं पर जांच जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के आवास पर छापेमारी की और ईडी की टीम रविवार सुबह करीब 7 बजे बालीगंज स्थित फन रोड पर उनके घर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक डीसीपी विश्वास पहले कालीघाट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रह चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कार्रवाई दक्षिण कोलकाता के बालीगंज क्षेत्र में चल रहे सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ी हुई बताई जा रही है। ये मामला कथित अवैध गतिविधियों और मनी ट्रोल की जांच से संबंधित है। ईडी की टीम ने कुल 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें 2 ठिकाने शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े हैं, जबकि एक ठिकाना जोए कामदर का है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी की साजिश की या बेअदबी की तो अब दोषी को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है, क्योंकि 13 अप्रैल को पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। इस संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद दी है। नीदरलैंड दौरे पर गए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्वारा बिल को मंजूरी देने पर धन्यवाद किया और विधानसभा में बिल पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गारंटी दी थी अब कोई 5वां बिल नहीं आएगा। बता दें कि इस बिल से पहले 3 बार पहले ही बेअदबी की सजा का बिल पेश हो चुका था। इस बिल में बेअदबी के लिए कम से कम 7 साल की कैद, जिसे बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है और 2 लाख से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तहत की गई बेअदबी के लिए और भी कड़ी सजाएं तय की गई हैं, जिनमें उम्र कैद और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। कानपुर नगर के नौबस्ता थाना पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। जांच में गिरोह से जुड़े बैंक खातों में 3 महीने के भीतर 80 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि ये कार्रवाई थाना नौबस्ता में दर्ज मुकदमे में बीएनएस की विवेचना के आधार पर की गई है। जांच में पता चला कि ठगी की रकम को कई बैंक खातों के माध्यम से घुमाते हुए नई दिल्ली स्थित एक खाते में 5वीं लेयर तक ट्रांसफर किया गया। संबंधित खाते के विरुद्ध देश भर में 600 से अधिक शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 13 एफआईआर दर्ज पाई गई हैं। इन मामलों में लगभग 26 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खाते, जो कि एके ट्रेडलिंक के नाम से संचालित था, में मात्र 3 महीने के भीतर करीब 80 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उत्तर
प्रदेश के नोएडा जिले में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुए हिंसक घटनाओं के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस और विशेष कार्यबल की संयुक्त टीम ने मुख्य मास्टरमाइंड तीसरे आरोपी आदित्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वह घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देशन और अपर पुलिस आयुक्त के पर्यवेक्षण में की गई है। जांच में सामने आया कि श्रमिक धरना प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ गतिविधियों और हिंसा को अंजाम देने में आदित्य आनंद की अहम भूमिका थी। उसे इस पूरे प्रकरण का मुख्य मास्टरमाइंड माना गया है। घटना के संबंध में नोएडा फेज 2 थाना में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था, जिसके चलते पुलिस ने उसकी तलाश में कई राज्यों में दबिश दी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य तकनीकी साधनों का भी सहारा लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में अहम हस्तक्षेप करते हुए अपने ही पूर्वादेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना संबंधित पक्ष को नोट दिए हुए ऐसे मामले में अंतिम आदेश पारित करना उचित नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को ओपन कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुनाया था। राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने पाया कि बिना नोटिस दिए आदेश पारित करना विधिक कार्रवाई के अनुरूप नहीं है। सुनवाई के दौरान याची और केंद्र राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से यह पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को नोटिस देना आवश्यक है, जिस पर जवाब मिला कि इसकी जरूरत नहीं है। इसी आधार पर प्रारंभिक आदेश सुनाया गया था। कोर्ट ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है और कल 20 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई अगली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगी। उत्तरकाशी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से गंगा जी की डोली शनिवार दोपहर 12:15 पर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई और आज रविवार को परंपरा अनुसार पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12:15 पर मां गंगा जी के भोग मूर्ति के अंदर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। उधर आज रविवार को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में 4 धाम यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। पूजा पाठ और विधि विधान के साथ आज दोनों धामों के कपाट खुलने के बाद अब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के गिदवई नगर इलाके में आज तड़के कलयुगी पिता ने 11 साल की जुड़वा बेटियों के गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसी ने पुलिस को सूचना भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मूल रूप से बिहार के गया का रहने वाला शशि रंजन मिश्रा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और पुलिस को रिद्धि सिद्धि के शव उनके कमरे में बेड पर पड़े मिले। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। मौके से एक स्टील का चापड़ भी बरामद हुआ है, जिससे हत्या की गई है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।